Hello and welcome to the e-learning class. My name is सुरेंद्र कुमार। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2020-21 के लिए हिस्ट्री सेक्शन को यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम अपने लगभग 7 लेक्चर कंप्लीट इस सीरीज़ के 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा टॉपिक जो था वो वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता या वैदिक काल को हम पढ़ रहे थे, ठीक है। और हमने इसमें ऋग्वैदिक काल को लगभग कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और हम उत्तर वैदिक काल में हमारा ये सेकंड लेक्चर होगा और टोटल हम ओवरऑल अगर लेक्चर्स की बात करें तो हमारा ये लेक्चर नंबर 8 होगा, ठीक। इसके पहले हमने उत्तर वैदिक काल में कुछ सामान्य सी जानकारी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि इनका भौगोलिक विस्तार कितना था, किस तरीके से उत्तर वैदिक काल को हम पढ़ने वाले हैं, उत्तर वैदिक काल के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कशन यहाँ पर किया हुआ था लास्ट लेक्चर के अंदर, ठीक। सो इस लेक्चर के अंदर हम इनकी राजनीतिक व्यवस्था एवं राजनीतिक जीवन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे होंगे, ठीक है। और ये देख रहे होंगे कि क्या ऋग्वैदिक काल में जिस तरीके की व्यवस्था थी ठीक वैसे ही व्यवस्था यहाँ देखने मिलती है या कुछ चीज़ें अलग हैं। तो दोनों में हम कंपैरिजन भी कर रहे होंगे और उन पॉइंट्स को हम देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूँ कि आप किसी भी स्टेट सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हिस्ट्री वाले जो लेक्चर्स हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अपनी तैयारी को बूस्ट करने में, अपनी तैयारी को बेहतर करने में, ठीक, चीज़ों को समझने में, क्योंकि हम बड़े सरल भाषा में या सिंपल अप्रोच के साथ हम चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और समझने का उनको प्रयास हमारे द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक। लेक्चर जो है आपका वो एमपीपीएससी मेंस परीक्षा पर आधारित है या एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस पर आधारित है, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इतिहास का सिलेबस लगभग सभी एग्जाम्स में आपका सेम ही होता है, बस चीज़ों को पूछने का तरीका बदल जाता है। अगर आप मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी मेंस एग्जाम में आपको इतिहास में, ठीक है, इसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे, ठीक। सो हमने बात ये की थी लास्ट में कि भाई हमें यहाँ पर सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सारी चीज़ें पढ़नी है। तो उसमें हम सबसे पहला जो पार्ट है हमारा वो हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, या राजनीतिक स्थिति या राजनीतिक जीवन, या इसी को हम प्रशासनिक व्यवस्था भी कह देते हैं। टाइम पीरियड हमारा 1000 से लेकर 600 BC का चल रहा है, ठीक है, और इसी को हम उत्तर वैदिक काल कह रहे हैं। सबसे पहली बात आती है जो मैं हर बार करता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इसका स्रोत आप बताएं कि इसका स्रोत क्या है, इसका प्रमाण क्या है। तो आप बताओगे कि राजनीतिक जीवन की जानकारी भी हमें किससे मिलती है, स्रोतों के आधार पर हमें किससे मिलती है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों के आधार पर हमें इसके राजनीतिक जीवन या प्रशासनिक व्यवस्था या राजनीतिक जीवन व्यवस्था की जानकारी हमें यहाँ पर मिल रही होती है। तो पहली बात हमें यही करनी है कि हमें जानकारी जो हमें मिल रही है उसका स्रोत क्या है, ठीक। दूसरी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं कि राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, ठीक। तो राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप आपको बताना है कि राजनीतिक व्यवस्था का जो स्वरूप है वो किस तरीके का है। तो राजतंत्रात्मक स्वरूप यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। मतलब क्या होगा कि एक राजा होगा और राजा के द्वारा ही शासन किया जा रहा होगा, राजा के कुछ अधिकारियों के द्वारा शासन किया जा रहा होगा, ठीक। परंतु हुआ क्या है कि उस समय अगर हम बात करें तो उस समय भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था ही थी, या ऋग्वैदिक काल में अगर हम बात करें 1500 से 1000 BC के टाइम पीरियड में, तो उस समय भी व्यवस्था जो थी वो राजतंत्रात्मक ही थी। अभी भी व्यवस्था राजतंत्रात्मक है, पर अब चेंज क्या देखने मिल रहा है कि राजा की जो अधिकार हैं और शक्तियां हैं उनमें क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, उनमें वृद्धि हो गई, ठीक। क्योंकि राजा इस काल में भूमि का मालिक बन जाता है और राजा क्या करता है, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कराता है, ठीक है, बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करता है, ठीक है, भारी भरकम उपाधियां धारण करता है, बड़े बड़े अनुष्ठान कराता है, ठीक है, क्योंकि राजा के अधिकारों में वृद्धि हो गई है। सभा समिति विदर्थ जो थी, जो राजाओं के ऊपर, राजा के ऊपर अंकुश लगाने वाली संस्थाएं थी, अब वो संस्थाओं का जो महत्व था वो महत्व क्या हो गया, घट गया, उनका महत्व कम हो गया, ठीक। और विदर्थ जैसी संस्था जो थी वो उसको खत्म ही कर दिया गया। तो ये कुछ बड़े चेंजेस हैं, हम आगे इन पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आप ये देखो कि इस काल में राजा के देवीय अधिकारों का सिद्धांत प्रतिपादित होने लगा, ठीक है। राजा को एक देवता की समान माने जाने लगा, आप कह सकते हो एक तरीके से कि राजा होने लगा था, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण जो धर्म ग्रंथ है उसके अंदर हमें राजत्व के सिद्धांत का प्रथम बार व्यवस्थित वर्णन मिलता है, ठीक है। इतिहास में अगर हम बताएं तो राजत्व के सिद्धांत को हम यहाँ पर देख सकते हैं और ये जानकारी हमें किस चीज़ से मिलती है, तो ये ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। इसको हम डिटेल में आगे वैदिक साहित्य के अंदर पढ़ रहे होंगे। राजा की शक्ति अधिकारों में स्पष्ट रूप से बढ़ोतरी देखी गई। हम ये बात कैसे कह सकते हैं, क्योंकि राजा अब क्या करता था, बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लगा था, जैसे एकराट है, सर्वराट है, सम्राट है ना, सर्वजनिक या सर्वभूपति, क्योंकि राजा भूमि का अब मालिक हो गया था, इसको सर्वभूपति भी कहा जाने लगा था, ठीक है। तो इस तरीके की भारी भरकम उपाधियां राजा के द्वारा क्या होने लगी थी, अब धारण करी जाने लगी थी। इसके पहले आपने राजा को देखा था तो राजा की स्थिति ऐसी नहीं थी, या राजा इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था। राजा केवल उस समय क्या करता था, केवल कबीले की रक्षा करता था, कबीले का नेतृत्व करता था, कबीले के लोगों की रक्षा करता था या पशुधन की रक्षा करता था। और राजा के अधिकार शक्तियाँ बिल्कुल सीमित थी। और राजा पर अंकुश लगाने के लिए, राजा पर रोक लगाने के लिए, राजा पर नियंत्रण बनाने के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई थी, सभा समिति विदत, और इनका काफ़ी महत्व उस समय था, हमने ये देखा था, ठीक। पर अब यहाँ क्या है, इन समितियों का, इन शक्तियों का क्या हो गया, यहाँ पर महत्व कम हो गया, ठीक है। और अब राजा की अधिकार शक्तियाँ क्या हो गए, बढ़ गए, और राजा क्या हो गया, एक सम्राट की तरह यहाँ पर हमें दिखाई देगा, ठीक।
लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो राजा यहाँ भी निरंकुश नहीं था, राजा यहाँ पर क्या था, प्रजा हितैषी था। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, भारी भरकम उपाधियों के साथ राजा जो है वो बड़े बड़े यज्ञ भी करवाने लगा था इस समय। ठीक है, राजा क्या करवाने लगा, बड़े बड़े यज्ञ आदि करवाने लगा। राजा के साथ कुछ संस्कार भी आवश्यक रूप से यहाँ पर जुड़ गए, जिनमें हम बात करेंगे तो जैसे राज्याभिषेक संस्कार पहले था, नहीं था। ठीक है, तो ये चेंज आपको ध्यान रखना है, इन चेंजों के ऊपर आपको बात करना है। आप जब चेंज आप ध्यान रखोगे तो चेंज कब आप ध्यान रख सकते हो, जब आपने पहले वाला टाइम पीरियड ठीक से पढ़ा हो और बाद वाला टाइम पीरियड ठीक से पढ़ा हो, तब आप दोनों में कंपेरिजन कर सकते हो, दोनों में चेंज कर सकते हो, दोनों के समाज में क्या बदलाव है, दोनों की राजनीति में क्या बदलाव है, दोनों की अर्थव्यवस्था में क्या चेंज है, दोनों के धर्म में क्या चेंज है। तो हर जगह चेंज देखने मिल रहा होगा। और ये चेंज क्या होगा, ऋग्वैदिक काल में अलग था, उत्तर वैदिक काल में अलग था। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि हम दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, दोनों को एक साथ क्यों नहीं पढ़ा जाता है। एसएससी वगैरह में, प्री एग्जाम में आप दोनों को एक साथ पढ़ लेते हो, बट दोनों को जब मेंस में आप पढ़ते हो, दोनों को अलग अलग कंपैरिजन करके आपको इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही डिजाइन हो रहे होते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही बन रहे होते हैं जिनमें आपको कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि बताओ दोनों समय पीरियड में सामाजिक जीवन में क्या अंतर था, सामाजिक जीवन में क्या बदलाव थे। तो उन बदलाव के पॉइंट्स को आप फोकस करके जब अपना आंसर लिख रहे होंगे तभी हम कह सकते हैं कि भाई हम मेंस का आंसर लिख रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम कुछ संस्कारों की बात कर लेते हैं, यज्ञों की बात कर लेते हैं। संस्कारों में अगर हम बात करें, 4 तरह के संस्कार यहाँ पर शामिल करेंगे, जिनमें राज्याभिषेक था, राजसूय यज्ञ था, वाजपेयी यज्ञ था और अश्वमेध यज्ञ था। और यज्ञों में बात करें तो 3 तरीके के यज्ञ आपको देखने मिला, जिसमें एक राजसूय यज्ञ था, वाजपेयी यज्ञ था और अश्वमेध यज्ञ था। इनके बारे में मैंने कुछ 2-3 पॉइंट यहाँ पर लिखने की कोशिश करी है, जिससे अगर 3 नंबर में यज्ञ आपसे पूछे जा रहे हो, ये संस्कार पूछे जा रहे हो, तो आप इनको लिख सकते हैं। हालांकि संस्कार टॉपिक जो है वो हम लास्ट में पढ़ेंगे अच्छी डिटेल से। ठीक है, उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे ठीक तरीके से या डिटेल से, बट यहाँ पर इसका यूज़ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो संस्कारों में आप बताओगे, सबसे पहले राज्याभिषेक संस्कार था। तो इसमें क्या होता था, राजा को राजपद पर बिठाने से पहले क्या होता था, इस संस्कार को किया जाता था। इसको क्या बोलते हैं, राज्याभिषेक संस्कार। आपने देखा होगा, ठीक है, महाभारत वगैरह में देखा होगा कि जब राजा को सिंहासन पर या पदवी पर बिठाया जाता था, उसका संस्कार करते थे, दूध से अभिषेक करते थे, इस तरीके की चीज़ें करते थे, कुछ पूजा पाठ होता था। ठीक है, एक महर्षि के द्वारा, एक ऋषि के द्वारा, एक ब्राह्मण के द्वारा क्या होता था, राजा के ऊपर, सर के ऊपर मुकुट लगाया जाता था। ठीक है, और राजा को शपथ वगैरह दिलाई जाती थी, ठीक है, प्रजा के सामने। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि राज्याभिषेक संस्कार यहाँ पर किया जाने लगा। ठीक है, राजसूय यज्ञ की हम बात करते हैं कि भाई ये क्या होता है, तो राजा के राज्याभिषेक के समय ये करवाया जाता है। जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो उसी समय एक राजसूय यज्ञ करवाया जाता था, राजसूय यज्ञ। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा या कई जगह सुना होगा। ठीक है, यह एक प्रकार का संस्कार था जो राज्याभिषेक संस्कार का ही एक बृहद रूप था। जो राज्याभिषेक संस्कार है इसी का ही बृहद रूप क्या है, राजसूय यज्ञ है। ठीक है, परंतु यह राज्याभिषेक की तरह अनिवार्य नहीं था। राज्याभिषेक क्या था, अनिवार्य था कि अगर कोई व्यक्ति राजा बनेगा तो उसको राज्याभिषेक उसका करवाना अनिवार्य बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी मंदिर में अगर कोई मूर्ति की स्थापना करी जाती है तो प्राण प्रतिष्ठा होती है, आपने देखा होगा। उसके बिना कोई मूर्ति या एक बड़ी साइज़ की मूर्ति को मंदिर में नहीं रखा जा सकता है ना। तो एक तरीके से पूजा पाठ या विधि विधान होता है, तो उस तरीके से एक बड़े मंदिर के अंदर क्या होता है, या किसी मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। उसी प्रकार से क्या होता है, जब राज्याभिषेक होता है उसमें जो भी प्रोसेस होती है उसको करने के बाद ही एक व्यक्ति को क्या कराया जाता है, उस पद पर बिठाया जाता है, उसको राजा बनाया जाता है। ठीक है, ठीक। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपकी देखने के लिए मिल रही हैं। इनका वर्णन हमें किसमें मिलता है, धर्म ग्रंथों के अंदर देखने के लिए मिल रहा होता है। तो इन चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं। तो इस संस्कार के समय 12 रत्नियों, राज महसी, एक हाथी, एक सफ़ेद घोड़ा, एक बैल तथा एक श्वेत छत्र की भी क्या होती थी, उपस्थिति होती। मतलब राजसूय यज्ञ में इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर अनिवार्य हो जाती हैं कि ये सब आपको करना पड़ेगा। ठीक, आगे हम बात करते हैं। तो देखो इसको 3 नंबर के हिसाब से आप है ना तैयार करके रखें। इसको 3-4 पॉइंट्स जो है हमारे पास, तो उनको आप तैयार करके 3 नंबर के हिसाब से रखें। हो सकता है 3 नंबर में आपसे राजसूय यज्ञ पूछ लिया जाए। वाजपेयी यज्ञ की हम बात करते हैं। तो इस यज्ञ का वास्तविक उद्देश्य शासक को 9 यौवन प्रदान करना तथा शारीरिक तथा आत्मिक शक्ति को बढ़ाना है, मतलब राजा की। ठीक है, इस यज्ञ से जुड़ा हुआ एक अनुष्ठान क्या है, रथ दौड़ का आयोजन भी है। इसमें रथ दौड़ वगैरह कराई जाती थी वाजपेयी यज्ञ में, आप इसको याद रख सकते हैं, ये की पॉइंट आपका बन जाएगा। साथ ही साथ हम अश्वमेध यज्ञ की बात करते हैं। तो उपरोक्त सभी संस्कारों में अश्वमेध यज्ञ भी सर्वाधिक विस्तृत तथा अनुष्ठानिक प्रकार का ये था। इसका उद्देश्य क्या था, राजा के राज्य का विस्तार करना। आपने सुना होगा या देखा होगा महाभारत या रामायण वगैरह में कि अश्वमेध यज्ञ आपने देखा होगा, भगवान राम के द्वारा भी ये करवाया गया था। इसमें क्या होता है, एक अश्व को या एक श्वेत अश्व को छोड़ा जाता है और ये अश्व जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में जाता है तो वो सारा क्षेत्र क्या हो जाता है, उस राजा की छत्र छाया में या उस राजा के अनुसरण में आ जाता है या राजा के विस्तार क्षेत्र में आ जाता है। भाई ये माना जाता है कि वो घोड़ा या जो अश्व होगा वो जिस भी स्थान से जा रहा होगा, ये सारा का सारा संपूर्ण क्षेत्र जो है वो उस राजा का हो जाएगा जो इस यज्ञ को करवा रहा है। इस तरीके की चीज़ों, अगर किसी व्यक्ति को या किसी एक दूसरे शासक को इससे आपत्ति है तो फिर उसे राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर युद्ध में वो व्यक्ति हार जाता है तो फिर उसका सारा क्षेत्र राजा को दे दिया जाएगा या राजा उसको अपने उसमें शामिल कर लेगा। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें आपने सुनी होंगी या देखी होंगी, तो इसको बहुत डिटेल हमें नहीं जाना है। तो राजा के राज्य का विस्तार आपको ध्यान रखना है कि राजा के राज्य के विस्तार के लिए ही क्या हो रहा है, राजसूय यज्ञ यहाँ पर, अश्वमेध यज्ञ आपका यहाँ पर
करवाया जा रहा है। ठीक, राज्य के निवासियों को सुख समृद्धि भी ये प्रदान करता है। मतलब ये कहते हैं कि राज्य, इससे क्या होगा, राजा का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बृहद या बड़ा हो जाएगा और इसमें जो भी लोग शामिल होंगे उन सबकी सुख संपत्ति, अब ये राजा का कर्तव्य बन जाएगा कि इन सबकी सुख संपत्ति समृद्धि का ध्यान राजा यहाँ पर रख रहा हो। ठीक, इसमें अश्व को दौड़ाया जाता है। जो प्रोसेस मैंने आपको बताई वो कुछ इस तरीके से चल रही होगी, इस तरीके से हो रही होगी। ठीक है, एक राजसूय यज्ञ होता है, आप ध्यान रखें, अश्वमेध यज्ञ होता है, वाजपेयी यज्ञ होता है और राज्याभिषेक यज्ञ होता है। आगे यज्ञों को हम काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे और भी तरह के जो यज्ञ होंगे उन सबको हम आगे वैदिक साहित्य के बाद देख रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे फैक्टर्स में। ठीक है, राजा के बारे में हम बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, उसके पहले आप देखेंगे कि भाई जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो स्ट्रक्चर था वो किस तरीके का था। तो आपने देखा कि भाई एक राजा होगा, राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी होंगे, फिर हमने देखा कुछ जनतांत्रिक संस्थाएं होंगी, सभा समिति विदर्थ, यहाँ तो ये खत्म हो गई तो इसलिए हमने इसको शामिल नहीं किया। और फिर क्या होगा, टैक्स सिस्टम होगा या कर व्यवस्था होगी। तो जब राजा यहाँ भूमि का मालिक बन जाएगा तो अब यहाँ पर कर भी अनिवार्य हो जाएगा या टैक्स सिस्टम भी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर सही तरीके से लग रहा होगा। तो इतिहास में सबसे पहले जो टैक्स सिस्टम है या टैक्स है उसका उल्लेख हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो इसको भी डिटेल में पढ़ रहे होंगे। पर यहाँ पर कुछ राजनीतिक इकाइयाँ हैं तो उनको हम यहाँ देखेंगे। राजा के कुछ अधिकारी हैं, तो राजा के उन अधिकारियों को अब रत्नी कहा गया था। ठीक है, अपने कान में एक रत्न धारण करते थे, उनकी ये पहचान या कोड वर्ड था, तो इन्हें रत्नी कहा गया और इनकी संख्या एलोकेट कर दी कि भाई अब ये कितने होंगे, 12 होंगे। तो इसको भी डिस्कस हम आगे कर रहे होंगे, जो राजा की सहायता के लिए यहाँ पर बनाए गए थे। तो राजा के बारे में आपने डिस्कस ऑलरेडी अभी किया हुआ है कि राजा की अधिकार शक्तियों में क्या हो गई, यहाँ वृद्धि हो गई। ठीक है, राजा अब क्या हो गया, भूमि का मालिक बन गया, इसीलिए उसे भूपति कहा जाने लगा। तो आप याद रखें कि राजा अब क्या कहलाने लगा, भूपति कहलाने लगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, वहाँ पर आप देखोगे राजा को, तो राजा को क्या कहा जाता था, गोपा है, जनस्व गोपा, इस तरीके से राजा का नाम था, क्योंकि वो क्या करता था, गौधन की रक्षा करता था या पशुओं की रक्षा करता था, प्लस कबीले के लोगों की रक्षा करता था, उनका नेतृत्व करता था। तो राजा का नाम गोपति था वहाँ पर। ठीक है, अब राजा का नाम क्या हो गया, यहाँ पर भूपति हो गया। भूपति क्यों हो गया, क्योंकि ये भूमि का मालिक बन गया। ठीक है, तो भूमि का मालिक है तो सारी भूमि राजा की है, और राजा अगर किसी दूसरे व्यक्ति से ये भूमि जीत कर लाता तो वो भी राज्य में शामिल कर ली जाएगी, चाहे वो मित्रता या शत्रुता किसी भी रूप में आ रही हो। हमने ये भी डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, राजा की शक्ति में क्या हो गई, यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। अब राजा एकराट है, विराट है, सर्वराट है, सार्वजनिक है, सर्वभूपति है, जैसी भारी भरकम क्या हो गया, उपाधियों को धारण करने लगा। इस काल में राजा बड़े बड़े यज्ञ करवाने लगा, जिनमें राजसूय यज्ञ हैं, वाजपेयी यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये बदलाव में। ठीक है, राजा के पद का आंशिक दैवीयकरण हो गया। ठीक है, आंशिक दैवीयकरण हो गया, और ये जानकारी हमें ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है। राजत्व के सिद्धांत की या राजत्व की अवधारणा जो है वो हमें कहाँ मिलती है, ऐतरेय ब्राह्मण के अंदर मिलती है। ठीक है, कि अब राजा को एक देवता के समान माने जाने लगा, या उसी तरीके से संस्कार के द्वारा राजा को अब उपाधियां धारण करने का अधिकार है, सिंहासन पर बिठाने का अधिकार। तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल आपकी, कि इस काल में राजा जो था वो निरंकुश नहीं था, प्रजा हितैषी ही था। कोई प्रकार के अत्याचार यहाँ पर लोगों के ऊपर नहीं कर रहा है। राजा क्या है, एक तरीके से प्रजा हितैषी ही है, पर उसके अधिकार और उसकी शक्तियाँ क्या हो गई, यहाँ पर बढ़ गई, उनमें क्या हो गई, वृद्धि यहाँ पर हो गई। ठीक, तो इस चीज़ों को ध्यान आपको रखना है। राजा के अधिकारियों की अगर हम बात करते हैं तो अब राजा के प्रमुख अधिकारियों को रत्नी कहा जाने लगा। तो रत्नी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको बॉक्स में हम यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, कहा जाने लगा, जिनकी संख्या कितनी थी, 12 थी। रत्नी कौन होती, तो रत्नी जो है वो उच्च कुलीन व्यक्ति या उच्च कुल के होते थे। इनके कान में एक रत्न आभूषण पहनाया जाता था, इनकी ये पहचान थी, इसी कारण इन्हें रत्नी भी कहा जाने लगा या रत्नी इनको कहा जाता था। इसका उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण नामक धर्म ग्रंथ में मिलता है, और इसमें ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, और जिसमें 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। बताया जाता है कि इनकी संख्या निश्चित कर दी गई थी, जो संख्या कितनी थी, 12 थी। अन्य अधिकारियों की चर्चा भी मिलती है, उनको भी हम देखें। रत्नी के अलावा भी कुछ अन्य अधिकारी थे, उनकी चर्चा भी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो प्रशासनिक अधिकारियों को अब रत्नी कहा जाने लगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई रत्नी कौन थी, या 3 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, या आपसे MCQ भी यहाँ पर बनाया जा सकता है कि रत्नी हमें किस टाइम पीरियड में या किस वैदिक एज में हमें देखने के लिए मिलते हैं, रत्नी कौन थी, तो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो राजा के प्रशासनिक अधिकारी को रत्नी कहा गया है, कब, उत्तर वैदिक काल में। ठीक, तो इन 12 लोगों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आप बताओगे, सेनानी, इसको सेनापति कहा गया। ठीक है, पुरोहित, राजा का परामर्शदाता या मुख्य सलाहकार हम इसको मानते थे। ठीक है, सेम था। ग्रामीणी, गांव का मुखिया, पहले भी यही सिस्टम था। महसी, अब जो है ये राजा की पटरानी या राजा की रानी जो थी उनको महसी कहा गया। ठीक है, युवराज या राजपुत्र, राजा का पुत्र या भावी शासक जो बाद में शासक बनेगा उसको युवराज या राजपुत्र यहाँ पर कहा गया। ये कुछ नए पद आप यहाँ देख सकते हैं। संग्रहिता, कोषाध्यक्ष या कोषाध्यक्ष को संग्रहिता कहा गया। भागदूत, कर संग्रहकर्ता को भागदूत कहा गया। ठीक है, अक्षवाप, द्वित कीड़ा या जुआ आदि में राजा की मदद करने वाले अधिकारी को ही अक्षवाप कहा गया है। ठीक, पालागल, वन अधिकारी को कहा गया है। देखो MCQ यहाँ से भी बन रहे होंगे, आपसे पूछ सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में पालागल किस
को कहा गया है या किसे कहा गया है? 4-5 ऑप्शन आपके सामने होंगे, है ना। ठीक, तो आप थोड़ा सा ध्यान इन चीज़ों को रखकर यहाँ पर चलेंगे। और मेंस में भी आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो कुछ नाम मेंशन कर सकते हैं, सारे 12 लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। और आप ये भी समझ सकते हैं कि आपसे 3 नंबर में कभी पूछ लिया जाए कि भाई उत्तर वैदिक काल में राजा के प्रशासनिक अधिकारी या रत्नियों के 5 लोगों के नाम लिखो या 3 लोगों के नाम लिखो, तो फिर उस केस में आपको याद होने चाहिए 4-5 नाम। ठीक है, तो मेरा बताने का उद्देश्य यहाँ ये है। टेबल मैंने इसलिए आपको अवेलेबल कराई है कि आप सारे नाम पढ़ सकें, आप, है ना, आप भटके ना, है ना, या आप इनको सर्च ना करें, आप यहाँ से सारे नाम पढ़ सकें, इसलिए मैंने सारे अवेलेबल कराया। पर आपको सारे याद करके नहीं बैठ जाना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट नाम है सारे तो वो आपको याद रखने हैं, उनको 1-2 बार आपको पढ़ लेना है, जिससे एमसीक्यू भी आप इससे सॉल्व कर पा रहे हो। रथकार, रथ बनाने वाले को कहा गया, ठीक है। छ्रत या छता किसको कहा गया? प्रतिहारी अथवा द्वारपाल को, ठीक है। गोबिक कर्तन, ठीक है, गोबिक कर्तन कहा गया गुवाध्यक्ष को, ठीक है, ठीक है। देन आगे हम बात करते हैं कुछ अन्य अधिकारी और थे, ठीक है। तो अन्य अधिकारियों में आप बात कर सकते हो कि एक अधिकारी जो पद है उसको क्या बोलते थे? स्थपति। सीमांत प्रदेश का शासक अथवा न्याय अधिकारी था, उसको स्थपति कहा गया, ठीक है। सतपति 100 गांवों के सामूहिक अधिकारी को या 100 गांवों के समूह के अधिकारी जो था उसको सतपति यहाँ पर कहा गया। करमार उद्योगों का अधिकारी और छत्री यानी कंचुकी, ठीक है। तो ये कुछ अन्य अधिकारियों के बारे में यहाँ पर डिटेल जानकारी, आपको विस्तृत जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। इस काल में सभा समिति जो थी इनका महत्व कम हो गया था, पर इनका महत्व कम हो गया था और विदथ नामक संस्था को यहाँ पर पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया गया। काल में इनको पढ़ा था ठीक ठाक तरीके से कि भाई ये देखा था कि भाई ये समितियाँ राजा पर अंकुश लगा रही थी और इन समितियों के बारे में डिटेल में हमने जानने की कोशिश करी थी कि सभा में वरिष्ठ लोग होते थे, समिति में कौन होता था, सामान्य लोग होते थे, या विदथ कैसे बनती थी, तो ये सारा कुछ हमने यहाँ पर देखा हुआ था। टैक्स की बात करते हैं तो आप ये कह सकते हो कि इतिहास में सर्वप्रथम कर का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? इस टाइम पीरियड के अंदर देखने मिलता है 1500 से आपका 1000 से 600 के समय। 1000 से 600 के समय इतिहास में सबसे पहले आपको क्या हो रहा है? टैक्स या कर सिस्टम यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब टैक्स क्यों लग रहा है? तो आप सिंपली कह सकते हो कि राजा जब भूमि का मालिक हो गया तो अब भूमि पर क्या होगा? टैक्स तो लगेगा ही, है ना। या राजा ने अब यहाँ पर टैक्स स्टार्ट कर दिया, और टैक्स कितना था? तो ये नियमित भी कर दिया गया था और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि भाई ये अनिवार्य भी कर दिया गया था। और जो कुल उत्पादन का 1/16 था, मतलब जो भी आपका उत्पादन होगा उस उत्पादन का 1/16 हिस्सा जो है, उसके 16 हिस्से आप करेंगे, उनमें से एक हिस्सा आपको क्या किसको देना पड़ेगा? राजा को देना पड़ेगा। और ये अनिवार्य हो गया था, ध्यान रखें यहाँ पर अनिवार्य हो गया था। जैसे अभी अनिवार्य है टैक्स प्रेजेंट में कि आपको देना पड़ेगा, अगर आपकी इतनी इनकम है या इतनी कमाई है तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ भी है कि टैक्स सभी के लिए यहाँ पर अनिवार्य कर दिया था। और यहाँ पर मुख्यतः हम बात करें तो अनाज के रूप में टैक्स लिया जा रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पर कोई मुद्रा या पैसे तो थी नहीं, ठीक है। तो अनाज के रूप में यहाँ पर टैक्स लिया जा रहा है। और जो क्या था? कुल उत्पादन का 1/16 था। आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा परसेंटेज में। 1/16 का मतलब क्या है कि नीचे जो है वो मूल है, ठीक है, और ऊपर क्या होता है? रिजल्ट होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास 16 चीज़ें हैं तो 16 चीज़ों में से एक वस्तु आपको राजा को देनी पड़ेगी, है ना। मान लो कि आपके पास 16, ठीक है, बोरे अनाज है, तो एक बोरी आपको राजा को देना पड़ेगा। ये 1/16 का मतलब होगा। तो टैक्स सिस्टम बहुत अच्छे से आप क्लियर कर रहे हैं ना, क्योंकि आगे पूरे इतिहास में आपको मिलने वाला है ना। चाहे आप किसी भी शासक को पढ़ रहे हो, टैक्स सिस्टम आपको जरूर मिलेगा और आगे तक मिलेगा। कौन राजा कितना टैक्स लगाता था, कितना होता था टैक्स सिस्टम, आगे आप देखोगे। चाहे आप सल्तनत काल को पढ़ो, चाहे आप मुगल को पढ़ो, चाहे आप इसके पहले की चीज़ें पढ़ो, ठीक है। तो टैक्स आपको जरूर मिलेगा। और ये टैक्स आपको ब्रिटिश तक, या जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाएगा उस तक पीछा नहीं छोड़ेगा। और अभी भी आप टैक्स सिस्टम जीएसटी पढ़ ही रहे हैं ना, ठीक है। तो टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, और इसकी शुरुआत आपको इतिहास में यहाँ देखने मिल रही सबसे पहले। तो इसलिए इसको यहाँ से आप पढ़ें। और कब तक पढ़ें? आप जीएसटी तक पढ़ें कि जीएसटी का सिस्टम वर्तमान में क्या है। यहाँ तक आपको टैक्स व्यवस्था सारी पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक। चलिए आगे हम प्रशासनिक इकाइयों की बात कर लेते हैं। भाई इसमें सबसे पहले अगर हम प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो आपको क्लियर बात समझ में आ रही होगी कि अगर हम ऋग्वैदिक काल में बात करें तो ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कुल या परिवार थी, और सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो जन थी, ठीक है, जन या कबीला जिसको हम बोलते थे। तो ये ऋग्वैदिक काल का सिस्टम था। बट अब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे थे, हम उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे। और उत्तर वैदिक काल में सारा सिस्टम वही है, बस आपका ये खत्म हो जाएगा और इसकी जगह अब क्या बन जाएगा? जनपद बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी इकाई आपको क्लियर ही दिख रही है ना, लिखा भी हुआ उसी तरीके से डायग्राम बनाया कि सबसे बड़ी इकाई आप बिना पढ़े देख के बता सकते हैं कि भाई जनपद है, ठीक। और सबसे छोटी इकाई आपको क्या दिख रही है? यहाँ पर कुल दिख रही है। तो कुल का जो अधिकारी होगा या हेड होगा उसको हम कुला बोलेंगे। ग्राम या, ठीक है, ये आपका ग्राम होगा, तो ग्राम का जो अधिकारी होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रामीणी बोलेंगे। विश्व के अधिकारी को विस्पति बोलेंगे। और जनपद के अधिकारी को अब क्या बोलेंगे? भूपति बोलेंगे, क्योंकि राजा ही इसका अधिकारी होगा। और राजा का अब नाम क्या हो गया? भूपति हो गया, क्योंकि राजा क्या हो गया? भूमि का मालिक हो गया, ठीक। तो सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछी जाती तो कुल या परिवार है, और यहाँ जनपद। इसमें देखो लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। अगर आपने दोनों ही टाइम पीरियड पढ़े, भाई ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई कुल ही थी, तो अभी भी कुल या परिवार ही है। ऋग्वैदिक काल में अगर सबसे बड़ी इकाई आप देखोगे तो वहाँ पर क्या थी? जन थी,
ठीक है, अब यहाँ जनपद हो गई, तो बस इतना ही तो है, इसमें कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में स्थायी सेना का निर्माण हुआ था क्या? तो नहीं हुआ, स्थायी सेना का निर्माण नहीं हुआ, परंतु आर्यों की अस्थायी सेना को मिलिशिया कहा जाता था। ये हमने पहले भी पढ़ा था, 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, प्रशासनिक इकाई उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी और आप यहाँ पर चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर तरीके से समझ में आई होंगी। इसके आगे की कहानी को या आगे के पार्ट को हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। ये था आपका वीडियो लेक्चर नंबर 8। तो अगला लेक्चर हमारा जो होगा वो वीडियो लेक्चर नंबर 9 होगा, जिसके अंदर हम इसके आगे की बात चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक।